स्वस्थ तन स्वस्थ मन, यही है जीवन का मूल मंत्र। जी हाँ, इस खूबसूरत संदेश के साथ मैं अर्पिता सभी दर्शकों का डीडी बिहार के हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दर्शकों, आज के अंक में हम बात करेंगे किडनी से संबंधित बीमारियों के बारे में। आप जानते हैं कि हमारी जीवन शैली बहुत बदल चुकी है और इस बदलते दौर में जो सबसे ज़्यादा बीमारियां हो रही हैं वो हमारी किडनी में हो रही हैं। क्यों हो रही हैं, इसके कारण क्या है, लक्षण क्या है, इस बारे में हम ना सिर्फ आपको बताएंगे बल्कि विस्तार से चर्चा करेंगे और बहुत डिटेल से सब कुछ आपको बताएंगे। इसके लिए स्टूडियो में हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। आपका उनसे सबसे पहले परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर हेमंत कुमार जी। आपका बहुत बहुत कार्यक्रम में डॉक्टर साहब स्वागत है। धन्यवाद। सीनियर नेफ्रोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर साहब और इससे पहले जो है पीएमसीएच आईजीएमएस में भी ये कार्यरत रहे हैं, विभागाध्यक्ष रहे हैं। डॉक्टर साहब, हमारा ये फ़ोन इन लाइव कार्यक्रम है तो पहले दर्शकों को अपना टोल फ्री नंबर बता देते हैं। तो चलिए दर्शकों, फ़ोन उठाइए, टोल फ्री नंबर नोट कीजिए। टोल फ्री नंबर है 1800-3456171। जो भी आपके प्रश्न है कार्यक्रम में रखिए, डॉक्टर साहब तमाम सवालों के जवाब ज़रूर देंगे। डॉक्टर साहब, हम लोग चर्चा की शुरुआत करते हैं। दर्शक हमसे जुड़ेंगे तो जैसा कि आज का हमारा जो विषय है किडनी, सबसे पहले थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। किडनी हमारे शरीर में किस तरह से काम करती है, ये अंग कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के लिए? शरीर में जितने भी विषाक्त बनते हैं हर मिनट, हर घंटे और 24 घंटे, जितने भी विषाक्त उत्पन्न होते हैं शरीर में, किडनी का कार्य है उन सारे विषाक्त को शरीर से बाहर निकाल देना ताकि उसका दुष्प्रभाव शरीर पर ना आए। अगर वो विषाक्त शरीर में जमा होगा तो अलग अलग अंगों पे और शरीर पे वो दुष्प्रभाव उत्पन्न करेगा। तो इसलिए किडनी का बहुत ही महत्वपूर्ण है एक अंग के रूप में शरीर में। और हम लोग किडनी को क्लीनर बोलते हैं। ये शरीर का क्लीनर है। ये सफाई शरीर के जो पॉइजन्स होते हैं, जो शरीर के मेटाबॉलिज्म से बनते हैं, उसको ये बाहर करता है। बिल्कुल। तो यानी किडनी का जो रोल है हमारे शरीर में एक सफाईकर्ता का रोल अदा करता है और ऐसे में अगर ये खराब हो जाए तो सोचिए कितनी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। एक ऐसी बीमारी का नाम हम लोग डॉक्टर साहब सुनते हैं, क्रॉनिक किडनी रोग। सुनने में ये नाम काफ़ी भयंकर बड़ा सा लगता है। क्या है ये बीमारी और इसके सबसे पहले लक्षणों का भी जिक्र कीजिए। जी, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ एक ऐसी किडनी की बीमारी है जिसका लक्षण शुरुआती दौर में बिल्कुल उभरता नहीं है और इस बीमारी का कोई विशेष लक्षण भी नहीं होता है। इसलिए समस्या इस बात की हो जाती है कि इसका निदान कैसे किया जाए, डायग्नोसिस कैसे किया जाए। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में विशेष लक्षण होते नहीं और जो ऐसे लक्षण होते हैं जो दूसरे बीमारियों में भी हो सकता है, वो लक्षण होते हैं कि आपका मरीजों का जो है वो चेहरा थोड़ा फूलेगा, फिर धीरे धीरे करके पूरा शरीर वो उसमें सूजन आ जाएगा, भूख में कमी रहेगी, पेशाब में जलन हो सकता है, रात में बार बार पेशाब करने के लिए जगना पड़ सकता है और सुबह जगने समय काफ़ी आलस रहेगा और मरीजों में बहुत कमजोरी महसूस होता है। तो इन सारे ये सब जो लक्षण होते हैं वो दूसरे अंग के बीमारी में भी ये सारे लक्षण सामने आ सकते हैं। लेकिन एक अंग्रेजी में जो वर्ड है कि हाई लेवल ऑफ सस्पिशन, मतलब आपके पास बीमारी को पकड़ने के लिए एक बहुत लेवल ऑफ सस्पिशन जो है बहुत हाई होना चाहिए। तभी आप इन सारे लक्षणों को अगर मरीज़ सामने लेकर के आते हैं तो आप इसकी डायग्नोसिस कर पाइएगा कि संभवतः ये मरीज़ क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के अर्ली स्टेज, शुरुआती स्टेज में ये बीमारी है। बिल्कुल। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि इसके जो लक्षण है, हो सकता है कि जो इसके लक्षण हो वो किसी अन्य बीमारी में भी नज़र आए, इसलिए बहुत ध्यान से इसको समझना है। अगर कोई भी लक्षण नज़र आता है तो ज़रूर इसका एक बार चेकअप करवाना है आपको। डॉक्टर साहब, लक्षणों पर आपने हमें, हमारे दर्शकों को बताया। इसके कारणों पर अगर हम बात करें, लोग कहते हैं कि डायबिटीज़ भी इसका एक मुख्य कारण है। आपको क्या लगता है और कौन कौन से कारण हैं इस बीमारी के लिए? क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जो एक बीमारी किडनी की है, इस बीमारी में सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि अगर आपकी जीवन शैली अच्छी नहीं है तो जीवन शैली अगर अच्छी नहीं रहेगी तो फिर आपको डायबिटीज़ भी हो सकता है और आपको रक्तचाप की बीमारी जिसे हाइपरटेंशन बोलते हैं वो भी हो सकता है और तीसरा मोटापापन हो सकता है।
तो ये तीनों ही बीमारी जो ऐसी होती है ये अंततोगत्वा किडनी पे असर करेगा और ये धीरे धीरे क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की बीमारी से ग्रसित करेगा आपको। तो जीवन शैली को ठीक से रखना और संतुलित भोजन खाना ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप्स है बीमारी किडनी के बीमारी से बचने के लिए। तो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर ये दोनों ऑन एवरेज 75% लोगों में जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होती है ये डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के कारण ही होता है। तो अब देखा जा रहा है कि कम उम्र में ही लोगों को डायबिटीज़ हो जा रहे हैं, ब्लड प्रेशर हो जा रहे हैं। और हम लोग जब मरीजों से उनका पूरा मेडिकल बैकग्राउंड और मेडिकल हिस्ट्री जब लेते हैं तो ये पाते हैं कि उनकी जीवन शैली जो है शुरू से ही बहुत ख़राब रहा है। तो हम लोगों को जीवन शैली पर ध्यान देना है ताकि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर ना हो, मोटापापन ना हो और हम लोग क्रॉनिक किडनी डिजीज़ से बच पाएँ। अगर हम डॉक्टर साहब देखें तो इसमें हमारी जो किडनी है कितनी ख़राब हो जाती है, किस तरह से वो काम करना कह सकते हैं बंद कर देती है या कम काम करती है, थोड़ा इसके बारे में बताइए और इसके इलाज के विषय में भी थोड़ा रखिए। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की जो बीमारी होती है इसमें जो एक लक्षण पेशाब के मात्रा वाली जो बात होती है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में पेशाब के मात्रा में कमी नहीं आती है और यही कारण है कि लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि उनको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो गई है। तो अगर रिकमेंडेशन अभी है कि अगर आप 40 साल से ऊपर की उम्र आपकी हो गई है तो हर वर्ष किडनी से संबंधित जितने भी जांच होते हैं, किडनी की बीमारी से संबंधित जांच, वो आप हर वर्ष ज़रूर कराएं और साल 2 साल में एक बार किडनी का अल्ट्रासाउंड भी ज़रूर कराएं ताकि शुरुआती दौर में ही यह बीमारी का डायग्नोसिस हो पाए। और अगर क्रॉनिक किडनी डिजीज़ अगर किसी को हो गया डायबिटीज़ की वजह से या ब्लड प्रेशर की वजह से या मोटापापन की वजह से, तो इन सारे स्थिति में करना ये है कि शुरू से ही चिकित्सक के यहाँ एक रेगुलर इंटरवल में आप जाएं और अपना एक फॉलोअप में रहें ताकि आपका डायबिटीज़ और रक्तचाप इसको अच्छे से नियंत्रण में रखा जा सके, ताकि बीमारी की जो एक गति होती है वो बिल्कुल धीमे हो जाएगी। तो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में बीमारी की गति भी अगर कम हो जाती है तो आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो होगी, गुणवत्ता जो होगी आपके जीवन की, वो भी बहुत बेहतर रहेगा। और जब डायलिसिस की ज़रूरत जैसे किसी को पड़ जाती है क्रॉनिक डिजीज़ में या किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत, गुर्दा प्रत्यारोपण की ज़रूरत पड़ जाती है, तो बीमारी शुरू हुआ और इन दोनों की जब ज़रूरत पड़ेगी उसकी दूरी काफ़ी होती है। इसलिए प्रोग्रेशन ऑफ किडनी डिजीज़ को रोकने का तरीका है कि एक चिकित्सक के अंडर में रेगुलर फॉलोअप में रहें और जो भी इसमें रिकमेंडेड दवाएं हैं उसका सेवन रेगुलर बेसिस पर नियमित रूप से करें। जैसा डॉक्टर साहब आपने हमारे दर्शकों को बताया है कि जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत भी पड़ सकती है। अगर किसी मरीज़ का किडनी ट्रांसप्लांट हो जाता है तो क्या क्या उसे ध्यान रखने की ज़रूरत है और ये जो पूरी प्रक्रिया है किस तरह से होती है, इसके बारे में बताइए। किडनी ट्रांसप्लांट में जो रिकमेंडेशन है, जो हम लोग रिकमेंड करते हैं मरीजों को और जो नियमानुसार भी है कि घर से जो आपसे रिलेटेड लोग हैं, जैसे माँ पिता हों या भाई बहन हों या बच्चे हों, जिनकी उम्र 18 साल से 60 साल के बीच है, वो लोग ही किडनी डोनेट कर सकते हैं। और ये देखा गया है कि जो लोग रक्त से संबंधित हैं कि अंगदाता, अगर उनसे आप किडनी लेकर के प्रत्यारोपण होता है तो उसके परिणाम जो है बहुत अच्छे होते हैं। और गुर्दा प्रत्यारोपण के बाद 2-3 चीज़ की सावधानियां बहुत अच्छे से बरतनी है। एक तो है कि कोई भी दवा का डोज वो छूटना नहीं चाहिए। इम्यूनोसप्रेसिव दवा दी जाती है ताकि जो ट्रांसप्लांट हुए हैं, जो ग्राफ्ट लगे हैं बॉडी में, दूसरे के शरीर से गुर्दा लगाया गया है, उसका कहीं रिजेक्शन नहीं हो जाए। तो उसके लिए बिल्कुल समय पर दवा लेना, कोई डोज छूटना नहीं चाहिए और संक्रमण से बचना है। भीड़ में नहीं जाना है, भीड़ में जाने से आपको संक्रमण होगा और धूल से भी, डस्ट से भी बचना है। तो इन सारी चीज़ों का, क्योंकि संक्रमण अगर होगा तो किडनी जो ग्राफ्ट लगे हैं उसके फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो दवा का नियमित रूप से प्रयोग करना और संक्रमण से बचना ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और पोस्ट ट्रांसप्लांट पीरियड में भी
आपको बहुत सारी सावधानियां बरतनी है। उसमें एक और भी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कि नियमित जीवन जो है वो जीवन शैली भी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ओबेसिटी, मोटापापन नहीं होना चाहिए। और कुछ दवाएं भी पोस्ट ट्रांसप्लांट गुर्दा प्रत्यारोपण के बाद ऐसे यूज़ होते हैं जिसमें डायबिटीज़ होने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको हमेशा ब्लड शुगर वगैरह टेस्ट कराना है। जो दवा ले रहे हैं उसका ब्लड लेवल जो है बीच बीच में वो सब भी चेक होते रहना चाहिए, और बिल्कुल एक नॉर्मल फॉलोअप में चिकित्सक के अंतर्गत रहना चाहिए। तो दर्शकों, अभी हमने क्रॉनिक किडनी रोग के बारे में बात की। क्रॉनिक मतलब जो बहुत गंभीर स्थिति होती है किडनी की, यानी लगभग किडनी खराब हो जाती है और स्थिति इतनी खराब होती है कि किडनी बदलने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो डॉक्टर साहब ने इसके बारे में बताया। अगली जो चर्चा हम करेंगे वो है एक्यूट के बारे में। एक्यूट मतलब किडनी खराब तो हुई है लेकिन उतनी ज़्यादा खराब नहीं हुई है। अब ये कैसे होता है, क्यों होता है, डॉक्टर साहब हमें बताएंगे। एक्यूट किडनी इंजरी क्या है डॉक्टर साहब, विस्तार से दर्शकों को बताइए। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जो होते हैं ये अपरिवर्तनीय होते हैं, इरिवर्सिबल है, ये वापस नहीं जाएगा। ये प्रोग्रेसिव होगा और इरिवर्सिबल होगा, ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर आप इलाज अच्छे से कराते हैं तो उसके जो गति है, जैसा मैंने पहले भी बताया, वो धीमा हो जाएगा। एक्यूट किडनी इंजरी जो है ये परिवर्तनीय बीमारी है। इसमें अमूमन 90 से 95% लोग जो हैं रिकवर कर जाते हैं। और ये बीमारी जो एक्यूट किडनी इंजरी जो होती है ये ज़्यादातर देखा गया है कि दवा के दुष्प्रभाव से होता है। दर्द की दवा लोग ओवर द काउंटर बिना चिकित्सक के सलाह के जा कर के दवा लेते हैं, जिस पे किडनी पे बुरा असर पड़ता है और किडनी इंजरी हो जाती है, किडनी डैमेज हो जाता है। तो बिना चिकित्सक के सलाह के कभी भी दर्द की दवा ना लें, इससे बचने के लिए। दूसरा, एक्यूट किडनी इंजरी का जो मुख्य कारण है वो है संक्रमण। इन्फेक्शन से भी किडनी इंजरी होती है। तो आप फिल्दी इन्वायरमेंट, जो गंदे जगह हैं, उस जगह से आप बचें। खास करके जो एक्सट्रीम ऑफ एज है, बहुत ज़्यादा बूढ़े लोग जो होते हैं जिनका उम्र ज़्यादा से हो गया, और बच्चे लोगों को, इन लोगों को देखा गया है कि संक्रमण से एक्यूट किडनी इंजरी ज़्यादा होती है। और तीसरा कारण होता है अतिसार, डायरिया हो गया, वोमिटिंग होने लगा, बॉडी फ्लूइड अगर बहुत ज़्यादा लॉस होगा या कहीं से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई तो वहाँ भी एक्यूट किडनी इंजरी होने का भय हो जाता है। तो ये सारे जो जितने भी मैंने फैक्टर्स बताए जिससे एक्यूट किडनी इंजरी होते हैं, ये सब प्रिवेंटेबल हैं, इनसे आप बचाव कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि कैसे इसका बचाव करना है। बचाव करके आप इससे बच सकते हैं। और प्रसव के समय में भी महिलाओं में एक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है। अगर ब्लड खून का स्राव बहुत ज़्यादा हो गया प्रसव के समय तो एक्यूट किडनी इंजरी होने का खतरा बन जाता है। बिल्कुल, बहुत ही विस्तार से डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि एक्यूट किडनी इंजरी आखिर है क्या। डॉक्टर साहब, आपने इसके तमाम जो कारण बताए हैं बहुत अच्छे से बताएं। थोड़ा सा इसके इलाज के बारे में बताइए कि कैसे इसका इलाज हो सकता है और कितना समय लगता है रिकवर होने में किसी भी मरीज़ को। एक बार किसी मरीज को अगर एक्यूट किडनी इंजरी हो गया तो ऐसी स्थिति में 2 से 3 सप्ताह कम से कम समय लगता है किडनी को रिकवर करने में। एक्यूट किडनी इंजरी में किडनी में रिकवरी के उसमें चांसेस रहते हैं, वो खुद व खुद जो है रीजनरेट कर जाता है किडनी का टिश्यू, इसलिए इसमें रिकवरी होती है। तो 2 से 3 सप्ताह लगता है इसमें। और कुछ मरीजों में एक्यूट किडनी इंजरी में डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। जब तक किडनी रीजनरेट करता है उस पीरियड में वो जो विषाक्त शरीर में उत्पन्न होते हैं वो बाहर नहीं कर पाता है। तो एक्सटर्नल हम लोगों को सपोर्ट देना पड़ता है। और एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सिस्टम होते हैं, उसमें कृत्रिम किडनी लगा करके डायलिसिस की जाती है। और डायलिसिस ऑन एवरेज 2 से 3 दिन हफ्ता में किया जाता है। और धीरे धीरे किडनी जब रीजनरेट करता है तो एक्यूट किडनी इंजरी से रिकवरी मरीजों में हो जाती है। और 90 से 95% लोग इससे रिकवर कर जाते हैं। 5% लगभग मरीज क्रॉनिसिटी में प्रवेश कर सकते हैं। और एक बात जो जानना ज़रूरी है, जो अब के रिसर्च में देखा गया है कि जिस भी मरीज़ को एक्यूट किडनी इंजरी हो गई है उन लोगों को हर साल अपने किडनी से संबंधित जांच जरूर करा लेना चाहिए, क्योंकि ये सारे मरीज हाई रिस्क पेशेंट हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के लिए। एक बार अगर किसी को एक्यूट किडनी इंजरी अगर हो गया है तो भविष्य में डेफिनेटली निश्चित रूप से उसे डर बना रहेगा क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में
कन्वर्ट होने में। तो आप बीच बीच में टेस्ट कराते रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि आपकी किडनी कितनी सेफ है। बिल्कुल। दर्शकों, एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि आज के अंक में हम लोग किडनी से जुड़ी बीमारियों के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं और आपके कोई सवाल हैं तो आप इस कार्यक्रम में टोल फ्री नंबर के ज़रिए रख सकते हैं। एक बार फिर से हमारा टोल फ्री नंबर नोट कर लीजिए। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-3456-171। आपकी टीवी के स्क्रीन पर भी देखिए नंबर फ्लैश हो रहा है। तो देखिए, बोलते ही हमारे एक दर्शक हैं जो हमें कॉल कर चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नाम क्या है आपका? हाँ, मेरा नाम डॉक्टर जैनुल हक है। जी बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं बिहार कटिहार से बात कर रहा हूँ। अच्छा, बताइए सवाल क्या है आपका? मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ और मेरे जो है ना पैरों में एक्चुअली बहुत वीकनेस आ गया है। हेलो जी बताइए। मेरे पैरों में बहुत वीकनेस आ गया है और उसमें स्प्रिंकलिंग होता है, उसमें जो है ना जैसे स्विच जैसे चुभता है पैरों में, पैर के तलों में, और किडनी में भी पेन होता है, स्टोन भी है किडनी में। तो डॉक्टर साहब से राय लेना चाहता हूँ कि क्या करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, अगला प्रश्न भी किडनी का स्टोन में रखना चाहते थे। आपको डायबिटीज़ है? जी। डायबिटीज़ में अगर पैर में जो आप लक्षण बता रहे हैं उसमें जी संभावना ज़्यादा ये है कि आपका नर्व इन्वॉल्वमेंट है, नस में उसमें सर। जी सर, नर्व का प्रॉब्लम है। तो इसके लिए आपको न्यूरो फिजिशियन से एक बार सलाह लेना चाहिए। और एक्चुअली मैं सर महागाबा M75 जो है ना वो लेता हूँ। हाँ, ओडी डोज में। जी हेलो। बिल्कुल, जी हाँ, मैं सुन रहा हूँ। बिल्कुल आप सही दवा ले रहे हैं, उसका प्रयोग आप करिए, उसका प्रयोग आप करें, उससे आपको फ़ायदा होगा। और कुछ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी लीजिए, उससे भी आपको फ़ायदा होगा। और किडनी के जगह पे अगर जहाँ पे किडनी शरीर में होता है वहाँ अगर आपको दर्द होता है तो आप यूरिन का कल्चर ज़रूर करवा लें, यूरिन कल्चर ज़रूर करवा लें। और हम लोग इस बात को देख लें कि किडनी में किसी तरह का संक्रमण हो रहा है कि नहीं, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट में किडनी में संक्रमण के चांसेस बहुत हाई होते हैं, तो वो भी कर लें। और तीसरा क्या है कि ब्लड शुगर का लेवल उसको हमेशा कोशिश करें कि काफ़ी नियंत्रित रहे वो। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक और इनका प्रश्न था कि ये कह रहे थे कि इनकी किडनी में पत्थर स्टोन है। मेरा प्रश्न भी अगला यही है आपसे कि जो लोगों की ये समस्या होती है तो उसकी लक्षण क्या क्या होते हैं, कैसे पता लगता है कि आपके किडनी में स्टोन है, और अगर पाया जाता है स्टोन तो इसका इलाज कैसे हो सकता है? किडनी में अगर स्टोन है तो कोई भी मरीज, हिमैचुरिया एक मेडिकल टर्म है, वो पेशाब लाल होगा, उसमें खून आ सकता है। और अगर साथ में किडनी स्टोन में इन्फेक्शन भी होते हैं, अगर इन्फेक्शन होगा तो वो मेडिकल टर्म उसके लिए पाइलोनेफ्राइटिस है। तो उसमें किडनी का जो स्थान होता है पेट में, उसके पीछे वाले हिस्से में दर्द होगा। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण हैं इसके। और छोटा किडनी में जो स्टोन है उसकी साइज़ अगर छोटी है तो अगर वो किडनी के पाइप से, जिसे यूरेटर कहा जाता है, उससे अगर वो ट्रैवल करेगा, धीरे धीरे वो नीचे अगर उतरेगा तो काफ़ी पेट में तेज़ दर्द आएगा। तो कोई भी किडनी का मरीज अगर उसे अचानक दर्द शुरू हो जाता है तो आप दो बातों पे हमेशा ध्यान रखिए। या तो वो छोटा सा स्टोन लुढ़क कर वो पाइप में नीचे धीरे धीरे उतर रहा है, या फिर किडनी में संक्रमण हो गया है। तो ये दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। और किडनी स्टोन में दो बात बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका साइज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। किडनी में स्टोन में अगर बहुत छोटे साइज़ का स्टोन है, मान लीजिए 2 मिलीमीटर का है या 1 मिलीमीटर का या 3 मिलीमीटर का स्टोन है, तो इस स्टोन को हम लोग ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। उसमें कोई बहुत जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल अगर उसमें कोई सिम्टम नहीं आता है। जब तक कोई सिम्टम नहीं आता है तो हमें उसे छेड़छाड़ नहीं करना है। और उसके साइज़ को हम लोग को ऑब्जर्वेशन में रखना है कि किडनी में जो स्टोन है उसका साइज़ बढ़ रहा है कि नहीं। अगर साइज़ बढ़ रहा है तो आजकल डिफरेंट टाइप के मेथड्स हैं, विधि हैं जिससे उसे निकाला जा सकता है। नॉन इन्वेजिव मेथड में ज़्यादातर में आजकल लिथोट्रिप्सी से स्टोन छोटे साइज़ का हटाया जा सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये जो स्टोन होता है किन कारणों से होता है? क्योंकि हम देखते हैं कि हर चौथे या पांचवें व्यक्ति बताते हैं कि हमारे यहाँ समस्या है, किसी ना किसी घर में ऐसी समस्या देखने को मिलती है। तो कारण क्या है? इनके कारणों पर ज़रा नज़र डालिए। जी। यूरिक एसिड अगर यूरिन में ज़्यादा निकलेगा और कैल्शियम अगर यूरिन में ज़्यादा निकलेगा, ये दोनों ही स्थिति में देखा जाता है। और ऑक्सलेट, ये तीन चीज़ हैं जो कि यूरिन में अगर ज़्यादा एक्सक्रीशन होगा
तो किडनी स्टोन बनने के संभावना बहुत ज़्यादा होते हैं। और ख़ास करके कुछ ऐसा खाना पीना है जिसमें प्यूरिन डाइट बहुत हाई होते हैं, लाइक मटन। जो मटन जो होता है उसमें प्यूरिन डाइट है, ये इसमें यूरिक एसिड फॉर्म करेगा बहुत ज़्यादा, तो इन सारे खाने को अवॉइड करना चाहिए, मटन को अवॉइड करना चाहिए जहाँ तक संभव हो। और कुछ सब्जियाँ होती हैं जैसे स्पाइनच, पालक का साग हो गया, या सहजन है, बंदा गोभी है, इन सारी चीज़ों में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो यूरिन में एक्सक्रीट होते हैं खाने के बाद, तो उससे भी स्टोन बनने की संभावना रहती है। तो इन सारे चीज़ों का परहेज करना चाहिए और इसकी मात्रा जो है भोजन में कम रहना चाहिए। बिल्कुल, तो जिन लोगों को किडनी में स्टोन पहले रह चुका है, ख़ास तौर पर वो लोग ऐसे भोजन को अवॉइड करें और संतुलित भोजन करें, और मांसाहार जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया मटन का प्रयोग कम से कम करें, क्योंकि अगर आपको एक बार स्टोन हुआ है तो हो सकता है आपको दोबारा से भी स्टोन किडनी में हो सकता है। डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हैं, किडनी में एक और रोग होता है, कहते हैं किडनी का आकार बढ़ने लग गया है, ये किस तरह की बीमारी है? आनुवंशिक बीमारी भी कहते हैं ये होती है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। ऐसा देखा गया है कि अगर हम लोग सोसाइटी में अगर 100 पेशेंट्स पे किडनी का देखते हैं तो अमूमन ऑन एवरेज 10% केसेस जो हैं इस तरह के मिलते हैं जिसमें किडनी साइज़ बड़े होते हैं, और इस बीमारी का नाम है ADPKD, ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। ये मरीजों में या तो माँ से या पिता से ये ट्रांसमिट होते हैं, ये हेरिडिटरी डिजीज़ है और उसी से वो एक्वायर करते हैं माता या पिता से। और 50% केसेस में, चूँकि ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ है, तो 50% बच्चों में संभावना रहता है इस बीमारी का होने पे, अगर माता या पिता में ये बीमारी पहले से है तो। अगर किसी को ये बीमारी है तो उसको क्या क्या तकलीफ़ें हो सकती हैं और इससे बचाव के क्या तरीके हैं? ADPKD के मरीजों में संक्रमण, यूरिन में इन्फेक्शन, किडनी में इन्फेक्शन होने का काफ़ी संभावना रहता है, और इन सारे मरीजों में स्टोन भी बनते हैं। तो चूँकि ये इस बीमारी में सिस्ट बहुत सारे हो जाते हैं किडनी में, तो ज़्यादातर देखा गया है कि सिस्ट के अंदर ही स्टोन रहते हैं, तो उस स्टोन को निकालना तो संभव नहीं होता है, लेकिन मरीजों को संक्रमण से इस बीमारी में बचना है। और इन सारे मरीजों में ये भी देखा गया है कि ब्लड प्रेशर के इंसिडेंस बहुत हाई हैं, तो BP को कंट्रोल में रखना है, और जब भी संक्रमण हो तो उसका इलाज तुरंत कराना है। और ADPKD ऐसी बीमारी है जिसमें प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़, बीमारी की जो गति होती है यूजुअली बहुत रैपिड नहीं होता है ये, तो जेनेटिक डिजीज़ है, इसमें गति धीमे होती है। और बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं जो हम लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं 70-75 साल की उम्र में, तो एक ऐसी बीमारी है जिसकी प्रोग्नोसिस बहुत बैड नहीं है, लेकिन ये रिवर्सेबल डिजीज़ है नहीं, अभी तक कोई ऐसा जीन थेरेपी नहीं आया है, इस पे अनुसंधान हुआ है लेकिन कोई जीन थेरेपी अभी तक अवेलेबल नहीं है क्लिनिकल यूज़ में जिससे कि इस बीमारी को ठीक किया जा सके, लेकिन संभावना है कि जीन थेरेपी भविष्य में आएगा। बिल्कुल। दर्शकों, आगे बढ़ते कार्यक्रम में अब थोड़ा बातचीत करते हैं बच्चों के बारे में। हम बच्चों को लेकर वैसे ही बहुत सचेत रहते हैं, लेकिन जब बात किडनी की आती है तो चिंता और ज़्यादा बढ़ जाती है। बच्चे बहुत तरह का भोजन कर लेते हैं और किडनी उनकी खराब ना हो, इसके लिए आप क्या सजेशन देंगे उन माता पिता को कि क्या खाना खिलाएं, क्या नहीं खिलाएं, ताकि जो बच्चे की किडनी है बचपन से ही सुरक्षित रहे? किडनी सुरक्षित रखने के लिए बच्चों में सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो है जंक फूड। जंक फूड से बच्चों को बिल्कुल अलग रखिए, उसका बहुत ही दुष्प्रभाव होता है शरीर में, क्योंकि जंक फूड में बहुत तरह के केमिकल्स वो लोग मिलाते हैं जो नेफ्रोटॉक्सिक होता है, किडनी पे उसका दुष्प्रभाव होता है। तो इससे बिल्कुल आप अलग रखें, नियमित जीवन बच्चे गुजारें, सही समय पर भोजन करें और सही मात्रा में पानी लें। तो ये सारी चीज़ें हैं, डिहाइड्रेशन बच्चों में नहीं होना चाहिए और संतुलित भोजन होना चाहिए, जीवन शैली अच्छी होनी चाहिए, इससे आप किडनी के बीमारी से बचाव कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, बच्चों में ही नेफ्रोटिक सिंड्रोम सुनने को मिलता है, ये किस तरह की बीमारी है जो बच्चों को दबोच लेती है, और अगर हमें बच्चों को इससे बचाना है तो क्या करना होगा? ये एक इम्यूनोलॉजिकल डिजीज़ है बच्चों में, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। और नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जो किडनी के फिल्टर्स होते हैं जो ग्लोमेरुलस कहलाते हैं, मेडिकल टर्म में जिसे ग्लोमेरुलस कहा जाता है, किडनी के फिल्टर में सूजन हो जाता है, और इस सूजन की वजह से शरीर का जो प्रोटीन होता है वो पेशाब में बाहर निकलने लगता है,
जिसका परिणाम ये होता है कि शरीर में बच्चों को सूजन आने लगता है। ये बीमारी ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे में ही होता है, एडल्ट नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी होता है। माफ़ कीजिए डॉक्टर साहब, हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक दर्शक है, उनसे पहले बातचीत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम अरुण कुमार सिंह। जी अरुण जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? हम बिहार से बोल रहे हैं, बांका डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, बांका से। बताइए क्या प्रश्न है आपका, सवाल रखिए। मैं जो हूँ, मेरा उम्र करीब 65 साल है और मोटापा मेरा कम से कम 85 किलो से 84 किलो हो गया है और मेरा कद नाचे तरह से है और कभी कभी हल्का फुल्का पेन आता है नीचे और कोलेस्ट्रॉल मुझे बहुत बढ़ा हुआ है। हम रोज से इलाज खाते हैं। जी, आपकी आवाज़ थोड़ी ठीक से हम तक नहीं पहुंच पा रही है, प्रश्न हम लोग ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं आपका। डॉक्टर साहब, अगर आपको कुछ समझ आया है, क्या कहना चाहते हैं? कोलेस्ट्रॉल की बात के विषय में ये पूछ रहे हैं जी। तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए तो दवा आती है, उस दवा का सेवन जरूर करें। और मैं जैसा सुन पाया हूँ आपकी उम्र 65 साल है, तो सुबह में कुछ टहलने का भी अभ्यास डालें। टहलने से भी कोलेस्ट्रॉल का लेवल नीचे जाता है। और भोजन में वसा का प्रयोग जो है वो कम करें, फैटी फूड जो है वो कम खाएं। तो इन सारी चीज़ों तीन तरह के जो हम लोगों के फैसेट हैं, इसको अख्तियार करने से आप देखेंगे कि आपके कोलेस्ट्रॉल में फ़ायदा होगा। बिल्कुल। तो तेल से जुड़ी चीज़ें, जैसे तेल आप ज़्यादा खाते हैं, तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, ये सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है। ख़ास तौर पर गर्मियों के मौसम में कई तरह की बीमारियों का कारण बन जाते हैं तलीय पदार्थ, इसलिए इनसे ज़रूर बचिए आप। डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे कि बच्चों में जो है ये जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, ये बड़ों में भी होता है। एक और दर्शक कॉल कर चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मैडम, हम आकांक्षा बोल रहे छत्तीसगढ़ से। अच्छा, बताइए क्या सवाल है आपका कार्यक्रम में? मैम, आपको सर को नमस्ते। नमस्ते मैम। सर, हमको पार्शियल ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन बताया गया है सर, राइट किडनी में, और सर इसमें मॉडरेट सूजन भी बताई गई है सर। तो ये अभी डॉक्टर ने EC स्कैन करवाया था सर, तो इसमें CRPS था राइट किडनी जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन है सर, उसका 236 था, और लेफ्ट किडनी जो एकदम अच्छी है सर, उसका 268 था। तो सर नॉर्मल ERPS कितना होता है सर, ये कितना है, थोड़ा समझा देंगे क्या? आप EGFR की बात कर रही हैं? सर ERPS बोल रहे हैं सर, ERPS सर, EC स्कैन से निकलवाए हैं ERPS। ERGF जी, रीनल प्लाज्मा फ्लो, इफेक्टिव रीनल प्लाज्मा फ्लो 268 ml पर मिनट सर, लेफ्ट किडनी का, राइट किडनी जिसमें सूजन और ऑब्स्ट्रक्शन है, पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन सर, उसका 236 ml पर मिनट सर, ERPS रीनल प्लाज्मा फ्लो। आपकी जो रीनल प्लाज्मा फ्लो उन्होंने देखा है, तो आपके टेस्ट उन्होंने क्या किया है? रीनल कलर डॉपलर कराया है आपने? कॉल डॉक्टर साहब कट चुका है, तो जवाब जो भी संभव हो। नहीं, मैं पूरा सुन नहीं पाया हूँ कि एक्चुअली क्या है कि अगर इन्होंने डॉपलर कराया होगा किडनी का, डॉपलर स्टडी, तो ऐसी परिस्थिति में ये देखना पड़ता है कि कहीं रीनल वेसल्स में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है कि नहीं। अगर कोई मेजर रीनल आर्टरी में अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो ऐसी स्थिति में एंजियोप्लास्टी करनी पड़ती है। अगर एंजियोप्लास्टी नहीं कराएंगे और अगर रीनल आर्टरी में अगर ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा तो धीरे धीरे वो किडनी के साइज़ को छोटा करेगा और किडनी कम काम करेगा और अंततः क्या होगा कि वो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में वो बीमारी चली जाएगी। डॉक्टर साहब, वक्त हो चुका है हमारे दर्शकों से विदा लेने का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कार्यक्रम में आए और दर्शकों तक बहुत सारी जानकारियाँ पहुँचाई। तो दर्शकों, फिलहाल इस अंक में आपसे हम विदा लेते हैं। अगले अंक में फिर नए विषय और विशेषज्ञ के साथ मुलाकात होगी। नमस्कार।